अनाया के जाने के 2 महीने बाद अब अविनाश मेहरा के घर छोड़कर शिवानी के पास जाने का समय आ गया था। 2 महीने में रोशनी ने अपने पिता के साथ बहुत समय बिताया। उन्हीं की मौजूदगी में उसे अनाया के जाने के दुख से खुद को संभालने का सहारा मिल पाया। अविनाश मेहरा ने निकलने से पहले कुणाल और रोशनी से कहा, कुणाल, रोशनी हमेशा से ही सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी रही है और तुमने इसे बहुत अच्छे से संभाला। आगे भी कभी इसे तकलीफ मत पहुंचाना। अपने प्यार को हमेशा अपने घमंड के ऊपर रखना। कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और फिर अविनाश ने रोशनी को गले लगाया। फिर वो आरती से बोला, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें लेकर सब लोगों के दिल में जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी है। तुम हमेशा एक दोस्त की तरह मेरे साथ रही, यहाँ तक कि तुमने तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अपने परिवार तक के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत जुटा ली थी। ऐसा तो सिर्फ तुम जैसी समझदार और स्ट्रॉन्ग लेडी ही कर सकती थी। और बहुत देर से सही, लेकिन अखिलेश ने भी हमें समझ ही लिया। रति को इंसाफ दिलाने के लिए जहां मेरी नजरें सिर्फ कुणाल पर थीं, वहीं कुणाल के पिता ने हमारे लिए वो किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे लिए उन्होंने अपने पूरे सिंह परिवार को बर्बाद कर दिया और चोपड़ा जैसे बड़े आदमी को जेल पहुंचाया, और इसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। दरअसल सच यही था कि जब अखिलेश सिंह को यह पता लगा कि अविनाश और आरती के बीच कुछ था, तब उसने सोच लिया कि वो अविनाश मेहरा का पता लगाकर सच्चाई जानकर ही दम लेगा, क्योंकि आरती तो उससे इतनी नफरत करती थी कि कभी अपनी सफाई में उससे कुछ नहीं कहती। अविनाश मेहरा को बहुत ढूंढने के बाद उसे पता लगा कि वो और आरती रति के कातिल को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन है। और तब उन्हें पता लगा कि चोपड़ा के साथ ही दमयंती भी रति की गुनाहगार थी। उसने भी चोपड़ा के साथ मिलकर रति को मारा था। उस समय आरती अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसा कुछ करने की। चोपड़ा परिवार इतना खतरनाक था कि जब उन्हें ये पता चला कि आरती को सारा सच पता है, तो खुद को बचाने के लिए वो लोग अपनी ही बेटी की जिंदगी खत्म करने पर उतर आए। जब अखिलेश को ये सब पता लगा तो पश्चाताप से उसका दिल भर आया। अखिलेश जानता था कि वो कभी अपनी गलती नहीं सुधार सकता। वो कभी आरती को वो इज्जत नहीं लौटा सकता जो उसने उसके चरित्र पर इल्जाम लगाकर उससे छीनी थी। वो कभी कुणाल को उसका वो बचपन नहीं लौटा सकता जिसे उसने सिर्फ इसलिए बर्बाद किया था क्योंकि उसे लगता था कि कुणाल उसका बेटा नहीं। अब क्योंकि वो अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता था, इसीलिए उसने सोचा कि वो पश्चाताप करेगा, और उस पश्चाताप के चलते उसने फैसला लिया कि वो कुणाल को इस खतरनाक मामले से जोड़ने की बजाय खुद ही इससे निकालेगा। अखिलेश ने अपना सब कुछ दमयंती के नाम करके खुद को चोपड़ा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा दिया। उसके साथ ही साथ उसने चोपड़ा के धंधे को भी अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, ताकि वो अपनी ताकत लगाकर बाहर निकलने की सोच भी न सके। बहुत मुश्किलों से जब उसे रति के खून के सिलसिले में चोपड़ा के खिलाफ सबूत मिले तो इसमें पता लगा कि दमयंती भी उसमें शामिल थी, और उन सबूतों को मिटाने में उसकी मदद कुछ समय पहले माहिरा ने की थी। इसी के चलते अखिलेश आखिरकार उन तीनों को गिरफ्तार कराने में कामयाब हो पाया। अविनाश को वहां से जाते देख अखिलेश ने उसे गले लगाया और एक बार फिर से उससे माफी मांगते हुए कहा, अपनी बेवकूफी और गलती की माफी मंगवाने के तो काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अविनाश ने भी उसे गले लगाया और कहा, जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले वही बड़ा इंसान कहलाता है, और ये करके तुम हम सबसे बड़े बन चुके हो। इसके बाद अविनाश ने कुणाल से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अपने बचपन में मिले गमों को भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने पिता को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना। कुणाल ने अविनाश की इस बात के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके लिए अपने बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं था। अखिलेश वही आदमी था जिसके इंतजार में कुणाल का पूरा बचपन बीत गया था। सबसे मिलने के बाद अविनाश वहां से वापस चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सब लोग खाना खाने बैठे तो खाना खाते हुए अखिलेश ने कुणाल से कहा, कुणाल बेटा। कुणाल ने अखिलेश को जवाब दिया, आपने अपनी गलती सुधार ली, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं भी आपको आपके सब गुनाहों के लिए माफ कर चुका हूं, लेकिन मुझसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत कीजिएगा।
अगर आपको लगता है कि आपके ये सब कर लेने से हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता फिर से बन जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अखिलेश ने कुणाल से कहा, नहीं बेटा, तुमसे कुछ करने की उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ जो मैल है वो मेरा ही तो भरा हुआ है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इससे पहले कि कुणाल अखिलेश को कुछ जवाब दे पाता, आरती ने कहा, चला जाऊंगा, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? अखिलेश ने आरती से कहा, कहीं भी जहाँ जिंदगी में थोड़ा सुकून हो। मैं यहाँ रहकर तुम लोगों की तकलीफों का कारण नहीं बनना चाहता। अब धीरे धीरे घर में भी सब कुछ ठीक होता जा रहा है, तो तुम सब आपस में खुश रहो। आरती ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपके पास ना तो घर है ना कारोबार है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? बोलने के लिए चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल, और मैं आपको ऐसी किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगी। हालांकि कुणाल का कोई मन नहीं था अखिलेश को हमेशा के लिए वहां रखने का, लेकिन जब उसने अपनी माँ को ये बातें करते देखा तो उसने देखा कि कहीं न कहीं आज भी उसकी माँ के दिल में अखिलेश के लिए कुछ तो है। बहुत समय बाद वो दोनों एक हुए थे, और कुणाल नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ की थोड़ी बहुत भावनाओं को इस तरह व्यर्थ जाने दे। अपनी माँ का ख्याल मन में रखते हुए कुणाल ने अखिलेश से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ से निकलकर कहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप यहीं रहना चाहते हैं। आप अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हैं, बस मुझसे, मेरी पत्नी से और मेरे विहान से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। रोशनी ने कुणाल से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं कुणाल? कुणाल ने हाथ दिखाकर रोशनी को आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। अखिलेश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे वहां रुकना चाहिए या वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन वो भी बस आरती का ख्याल करके वहीं रुक गया। 4 साल बाद अनाया को गए हुए 4 साल बीत चुके थे, और उसके जाने के बहुत समय बाद आज पहली बार सिंह हाउस में हलचल हो रही थी, क्योंकि आज का दिन उन सब के लिए बहुत खास था। आज करण और शांति की शादी का दिन था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन करण और शांति आपस में शादी कर लेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने, बहुत लड़ाई झगड़ा करने और एक दूसरे की सारी अच्छी और बुरी आदतों को जानने के बाद आखिरकार करण और शांति ने शादी का फैसला ले ही लिया। अपने मम्मी पापा से परेशान होकर शांति अभी शादी वाले दिन सुबह सुबह ही भागकर रोशनी के पास सिंह हाउस आ गई थी, और उसने पूरे घर को सर पर उठा रखा था कि उसे कोई भी भारी कपड़े या भारी ज्वेलरी नहीं पहननी। शांति किसी बच्चे की तरह भाग रही थी, और रोशनी एक ऐसी माँ की तरह उसके पीछे भाग रही थी जो अपने बच्चे को संभाल न पा रही हो। रोशनी ने डांट कर शांति से कहा, रुक रुक शांति, अरे शांति, तू क्या ये बच्चों जैसे हाथ ही नहीं आ रही है? तुझे पता है ना ये सब कुछ तुझे पहनना पड़ेगा, चुपचाप इधर आ। शांति ने भागते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मैं कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, मैं इतना भारी लहंगा नहीं पहन सकती, अरे मैं गिर जाऊंगी इसमें। कुणाल देख रहा था कि शांति किस तरह पूरे घर में हल्ला मचा रही है, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुम्हें ये सब नहीं पहनना ना, तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो। शांति ने कहा, हाँ हाँ ये ठीक है। फिर कुणाल ने जवाब में कहा, ठीक है, तो फिर जितने सारे मेहमानों को बुलाया गया है उन सबको मना कर दो। तुम्हारी ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी हम कैंसिल कर देते हैं। रोशनी, मैं अभी लॉयर को फोन करके शांति और करण की शादी की डेट फिक्स कर लेता हूँ, बस तुम लोगों को 1 महीना और रुकना पड़ेगा। शांति ने जैसे ही 1 महीना और रुकने की बात सुनी, उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही शादी करनी है, मैं पहन लूंगी ये सब। ये कहकर शांति आई और रोशनी के हाथ से कपड़े लेकर बदलने चली गई। कुणाल हंसने लगा और उसने रोशनी के कंधे पर हाथ रखा। रोशनी ने हंसते हुए कुणाल से कहा, तुम दोनों ना सच में भाई बहन हो। कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, रिवर्स साइकोलॉजी। तैयार होने के बाद सब लोग मंडप पर पहुंचे। आज शांति बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो कहते हैं ना, अपनी शादी पर दुल्हन को ही सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए। लाल जोड़े में सजी धजी शांति आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी।
शांति आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब वो करण के सामने आई तो करण का मुंह तो खुला का खुला रह गया। रोहन जो करण के पास खड़ा था, उसने उसके कान में कहा, मुंह बंद कर ले भाई, मच्छर घुस जाएगा। रोहन की बात सुनकर करण शर्मिंदा हो गया और इधर उधर मुंह घुमाकर देखने लगा, लेकिन दोबारा से उसकी नजरें शांति पर ही अटकी। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी करण शांति पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। आखिर आज उसका सपना जो पूरा हो रहा था, आज उसके सपनों की रानी उसकी जीवन साथी बनने जा रही थी। दूसरी तरफ आज बहुत समय बाद विहान और वामिका का आमना सामना हुआ था। हालांकि विहान अभी भी वामिका को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से अनाया गई थी तब से वामिका का व्यवहार विहान के लिए बहुत ही सहज हो गया था। वो हमेशा से ये जानती थी कि जब कोई अपना हमारे साथ नहीं होता तो बहुत तकलीफ पहुंचती है, और अपनी मम्मी की गैर मौजूदगी में वो बचपन से उस तकलीफ को सह रही थी। बस इसीलिए वो विहान की तकलीफ को समझती थी और उससे दोस्ती करके उसे खुश रखना चाहती थी। उस छोटी सी बच्ची को इतनी समझदारी भरा व्यवहार करते देख सब लोग हैरान रह जाते थे। सच में तकलीफें बच्चों को उम्र से पहले ही बड़ा कर देती हैं। आज शादी में विहान से मिलते ही वामिका ने बहुत प्यार से विहान से बात करना शुरू कर दिया। अब तो उनके बीच बच्चों वाली लड़ाइयां भी नहीं होती थी। कैसे हो गया था उनके घर का माहौल, जहां बच्चे आपस में लड़ नहीं रहे थे और बड़ों के चेहरे पर सिर्फ झूठी मुस्कुराहट थी। विहान के साथ खेलते खेलते ही वामिका ने उसके कान में कुछ कहा और फिर वो दोनों भागकर कहीं निकल गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। आखिरकार बहुत नाटक और मस्ती मजाक के बाद करण और शांति की पूरे रस्मों रिवाज से शादी हो गई। मंडप से निकलने के बाद सब ने देखा कि करण के तो जूते ही गायब हैं। जब सब बड़े करण के जूते ढूंढने में लगे हुए थे, तभी विहान और वामिका सबके सामने आए और उन्होंने कहा, शांति चाची की कोई बहन नहीं है तो क्या हुआ, हम तो करण चाचू के जूते छिपा सकते हैं ना, क्योंकि शादी तो पूरे रस्म और रिवाज के साथ होनी चाहिए। करण ने हंसते हुए उन लोगों को देखा और बोला, अच्छा छुटको, तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। तभी वामिका ने कहा, आपको वही करना पड़ेगा जो हम आपसे करने को कहेंगे। करण ने कहा, ठीक है मैडम, बताइए तो क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं। वामिका ने जवाब दिया, सबसे पहले तो आप जाकर कुणाल चाचू को गले लगाइए। ये सुनकर तो करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये बच्ची है या शैतान, आखिर वो कुणाल को गले कैसे लगा सकता था। सच में ये लड़की तो अपने कुणाल चाचू से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। उन्हीं की तरह इसे भी लोगों को तंग करने में बड़ा मजा आता है। करण बेचारा हैरानी से कुणाल को देखने लगा। सब लोग सोच रहे थे कि करण ये काम कैसे कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुणाल था, जो अभी भी करण को गुस्से में ही देख रहा था। तभी विहान ने कहा, हाँ करण चाचू, आपको आपके जूते तभी मिलेंगे जब आप पहले पापा को गले लगाओगे। सब लोग करण को चीयर करने लगे, लेकिन करण की तो हिम्मत ही नहीं थी कुणाल तक बढ़ने की। कुणाल भी हाथ पीछे बांधने उसे देख रहा था कि करण आगे क्या करता है। तभी शांति ने करण से कहा, अरे कितना डरते हो यार, गले ही तो लगाने को बोला है, कौन सा उसे गोली मारनी है। लगाओ गले, जूते पहनो और जल्दी घर चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। करण धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके पास पहुंचकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे गले लगा ले। तभी कुणाल भी करण को देखकर हंसने लगा और बोला, कितना डरते हो यार करण, सही तो कह रही है शांति, सिर्फ गले ही तो लगाना है, लगा लो। करण ने बहुत ही हिचकिचाते हुए कुणाल को गले लगाया और फिर 1 सेकंड में उसे इस तरह दूर हटा जैसे तो कुणाल कोई सुसाइड बॉम्बर हो। कुणाल को गले लगाने के बाद करण ने बहुत ही उम्मीद से वामिका और विहान को देखा, लेकिन वो शैतान बच्चे कहाँ इतनी जल्दी बाज आने वाले थे। वामिका ने कहा, लेकिन बस इतने से ही आपको जूते नहीं मिलने वाले, अब आपको शांति चाची को गले लगाना होगा। ये सुनकर तो करण का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे इस तरह शर्माता हुआ देख शांति ने कहा, अब इतना क्या शर्मा रहे हो, अब तो हम शादीशुदा है ना, गले लगो मेरे और जल्दी से खत्म करो यार ये सब, मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। करण ने सोचा कि अगर उसने जल्दी से ये सब खत्म नहीं किया तो शांति उसे मार ही देगी, इसीलिए उसने फट से शांति को भी गले लगा लिया। शांति को गले लगाने के बाद करण ने फिर से उम्मीद भरी नजरों से वामिका और विहान को देखा तो वामिका ने कहा, अब हमें हमारा गिफ्ट दो और आपके जूते आपके।
करण ने इशारा करके रोहन से बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाने को कहा, जो उसने उनके लिए पहले से तैयार करके रखे थे। रोहन ने बच्चों को गिफ्ट्स दिए और वामिका ने खुशी खुशी करण को उसके जूते वापस कर दिए। सब कुछ खत्म होने के बाद आखिरकार शांति की विदाई हुई, जिसमें शांति बिल्कुल नहीं रो रही थी। रोशनी देख रही थी कि किस तरह शांति की विदाई हो रही है। ये सारी रस्में तो उसने देखी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी के समय तो उसके मम्मी पापा उसके साथ थे ही नहीं। शांति की विदाई के बाद करण की मम्मी ने अनोखी से कहा, अब तो तेरे भाई की भी शादी हो गई है, अब तो तू भी शादी के लिए हाँ कह दे। ये सुनते ही अनोखी ने कार्तिक को देखा, जो थोड़ा दूर खड़ा उसे देख रहा था। अनोखी और कार्तिक, जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें भी बात कर लेनी चाहिए। कार्तिक अनोखी के पास आया और उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ बाहर। अनोखी हैरान थी कि कार्तिक, जो हमेशा उससे दूर भागता था, आज खुद आगे रहकर उससे बात करने आया है। ये तो उसके लिए दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं था। वो खुशी खुशी कार्तिक के साथ बाहर गार्डन में बात करने चली गई। उनके बीच में एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा था। दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बात शुरू करे और कहां से। कार्तिक ने उनके बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए अनोखी से कहा, तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? अनोखी ने उससे कहा, बस अपनी नौकरी में खुश हूं। अब तो करण भैया की भी शादी हो गई, तो मम्मी पापा मेरी शादी के पीछे पड़ने वाले हैं। लेकिन मैंने अपना जुगाड़ पहले से बिठा दिया है। मैं जा रही हूं अब यहां से, हमेशा हमेशा के लिए दूर। कार्तिक ने अनोखी से कहा, मैं जानता हूं तुम शुरू से ही मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई भी भावना नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना अनोखी, लेकिन ये सब मेरे हाथ में भी तो नहीं है। मैं तुमसे झूठे वादे तो नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हारे साथ एक बिन मतलब का रिश्ता नहीं बना सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनोखी ने उससे कहा, वो तो मैं कब का समझ गई थी, इसीलिए तो कभी खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल यूएस जा रही हूँ मेरी जॉब के सिलसिले में। इसी बहाने मम्मी पापा के ताने और शादी की मांगे नजरअंदाज कर पाऊंगी। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया तो अनोखी ने आगे कहा, एक तरफा ही सही, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए। बट एनीवेज, इट्स योर लॉस। कार्तिक उसे बस देखकर मुस्कुरा दिया। उसके पास अनोखी की बात का कोई जवाब नहीं था। अनोखी अपनी चुलबुली अदाएं दिखाती हुई आगे बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद कार्तिक जब अंदर गया तो सब लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे। यहाँ बस कुणाल और रोशनी बचे थे, जो बस निकलने ही वाले थे। कार्तिक ने रोशनी से जाकर कहा, मैं कल मेक्सिको में वापस जा रहा हूँ, कब वापस आऊंगा पता नहीं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप भी अपना ध्यान रखना भैया। इसके बाद कार्तिक भी वहां से चला गया। सिंह हाउस जाने के बाद थक हार कर कुणाल और रोशनी पलंग पर लेटे हुए थे। आज विहान भी उनके साथ ही सोने की जिद करके उनके बीच में बैठा था। रात के कुछ 12-1 बजे विहान बोला, मम्मी, शांति मासी और करण चाचू की शादी में कितना मजा आया ना। ये कहकर वो कुणाल की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मुझे लगता है पापा अब आपको भी फिर से मम्मी से शादी कर लेनी चाहिए। कुणाल ने विहान को देखा, जिसने पिछले 4 साल में कभी कुणाल और रोशनी की तलाक की बात रोशनी से कही ही नहीं। अनाया के जाने के बाद विहान का व्यवहार कुणाल की तरफ अचानक से बदल गया। वो अब उससे बहुत ही प्यार से रहने लगा था। उन दोनों ने ही उस इंसान को खोया था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और अब विहान अपने पापा को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। विहान की बात सुनकर कुणाल ने रोशनी से कहा, विहान सही कह रहा है, हमें फिर से शादी कर ही लेनी चाहिए। रोशनी ने हैरानी से कुणाल और विहान को देखा कि आखिर वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मेरा बच्चा है, इसने तुम्हें विदाई के समय रोते हुए देख लिया तो सोच रहा है कि हम फिर से शादी कर लें, ताकि इस बार हमारी शादी में तुम्हारे मम्मी पापा भी आ सकें और सही हाथों से तुम्हारा कन्यादान और विदाई दोनों हो जाए। रोशनी ने हाँ में सर हिलाया तो कुणाल ने कहा, तो फिर तय रहा, अब अगली शादी हमारी। माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। कुणाल और अखिलेश के बीच में बाप बेटे जैसा रिश्ता तो इन 4 सालों में नहीं बन पाया था, क्योंकि 4 साल का रिश्ता कुणाल के बचपन के घावों को नहीं मिटा सकता था। लेकिन कुणाल ने अब ये बात मान ली थी कि अपनी माँ की खुशी के लिए अखिलेश सिंह का उस घर में रहना सही है, और उसे अब उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि वो देख सकता था कि अखिलेश सिंह का व्यवहार सबके प्रति कितना बदल गया है। वो सबके साथ कितना प्यार से रह रहा है।
वो आदमी जिसे कुणाल जिंदगी भर एक स्वार्थी इंसान समझता आया था, अब वो बिना किसी उम्मीद के सबको खुश रखने के लिए दिन भर मेहनत करता रहता था। रोशनी को पूरी इज्जत देता था, अपनी पत्नी से प्यार करता रहता था। और विहान, वो तो अब उसके जिगर का टुकड़ा बन गया था। चाहे अखिलेश ने बचपन में कभी कुणाल को प्यार ना दिया हो, लेकिन विहान के प्रति उसका प्यार बहुत ही सच्चा था। रोशनी ने कुणाल को गले से लगा लिया, फिर विहान को भी अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिछा लिया। कुणाल ने हाथ आगे बढ़ाकर टेबल से अनाया की तस्वीर उठाई और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे भी मेरी रानी बेटी हमेशा से यही तो चाहती थी कि उसके मम्मी पापा बस साथ हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। कुणाल, रोशनी और विहान की जिंदगी में अनाया की कमी तो हमेशा ही खलती, लेकिन तीनों ने अनाया की यादों के सहारे अब जीना सीख लिया था। वो जानते थे कि उनके दुखी रहने से उनकी एनी कभी खुश नहीं रह सकती, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि उनकी एनी जहां भी है वो आपस में खुश रहकर उसे खुश रखेंगे। और इसी तरह कुणाल और रोशनी की जिंदगी में एनी की कमी होने के बावजूद भी एक चीज पूरी थी, और वो था उनका एक दूसरे का साथ। जिंदगी की इतनी कठिनाइयों को पार करके भी ये दोनों आज भी दो मजबूत खंभों की तरह साथ थे, जहां उनकी ताकत भी उनका परिवार था और उनकी कमजोरी भी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कुणाल सिंह जैसा आदमी, जिसकी जिंदगी में गोली, बारूद और बदले के अलावा कुछ नहीं था, वो एक फैमिली मैन बन जाएगा? लेकिन वो ऐसा बना, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी रोशनी के लिए। यही तो होती है सच्चे प्यार की ताकत, रोशनी के सच्चे प्यार की ताकत, जिसने एक पत्थर दिल कुणाल को प्यार की मूरत बना दिया था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। ऐसी ही एक कहानी और भी है जिसे आप सुन सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगी। कहानी का नाम है ऐ मेरे हमसफर। तो कहानी कुछ यूं है कि आशिमा और अर्नब बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बड़े होते होते उनकी नफरत भी इतनी बढ़ गई कि वो एक साथ एक कमरे में खड़े भी नहीं हो सकते थे। वहीं अर्नब और आशिमा के दादा दादी बचपन से दोस्त थे, पर कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। कैंसर से लड़ती अर्नब की दादी की मरने से पहले एक ही इच्छा थी, अर्नब की शादी करवाना, और वो भी आशिमा से। क्या अपनी दादी माँ का मन रखने के लिए आशिमा और अर्नब अपने अतीत को भुलाकर इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर पाएंगे? जरूर सुनिएगा ये कहानी ऐ मेरे हमसफर। डू कीप लिसनिंग पॉकेट FM विद मी नेहा।